नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में हमारा जो अध्ययन का बिंदु था वो था अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। हम मोटिवेशन की चर्चा कर रहे थे। चलिए, हमने जब कल बात समाप्त की थी तो मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे थे और इन थ्योरीज में हम मॉडर्न थ्योरीज कर रहे थे। मोटिवेशन की मॉडर्न थ्योरी आधुनिक सिद्धांत कर रहे थे, अभिप्रेरणा के आधुनिक सिद्धांत। और मैंने ये भी कहा था कि इन सिद्धांतों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है कि अभिप्रेरणा बाहर से नहीं आती बल्कि अभिप्रेरणा हमारे मन के अंदर से पैदा होती है, हमारी सामाजिक परिस्थितियों से या हमारे अंतर्मन से पैदा होती है। आधुनिक सिद्धांत है। ऐसे आधुनिक सिद्धांतों में हम तीन विचारकों की चर्चा कर चुके थे। हम चर्चा कर चुके थे अब्राहम मैस्लो और उसका आवश्यकताओं का सोपान क्रम। इसी से प्रेरित था हर्जबर्ग। हर्जबर्ग की थी द्विघटक थ्योरी या हाइजीन थ्योरी। और मैस्लो और हर्जबर्ग दोनों का जो मिक्स तैयार किया था वो किया था अल्डरफर ने। ठीक, अल्डरफर ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा दिया था? ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये तीन प्रकार की उन्होंने आवश्यकताएं बताई थी। आज हम एक और इसी से रिलेटेड एक और सिद्धांत करेंगे जो इन मैस्लो से ही प्रेरित है, अब्राहम मैस्लो से, और वो है तीन आवश्यकता सिद्धांत, या सीधा इसको क्या नाम दे देंगे? आवश्यकता सिद्धांत नाम दे देंगे, या सीधा ही नीड्स थ्योरी नाम दे देंगे। अब देखिए, आपको थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा, वो था हायरार्की ऑफ नीड्स। उसकी विशेषता ये थी, वहां नीड्स तो है वहां भी, और नीड्स है यहां भी, आवश्यकता यहां भी प्रेरित करे और आवश्यकताएं वहां भी प्रेरित करती है। लेकिन वहां आवश्यकताएं किस रूप में लगी हुई थी? हायरार्किकल रूप में लगी हुई थी। सारी आवश्यकताएं बराबर है नहीं थी, यहां आवश्यकताएं क्या है? बराबर है। अब हम चर्चा करें कि ये है किसकी? तीन आवश्यकताएं हैं और ये तो थ्योरी दी हुई है, किसकी दी हुई है? मैक्लेलैंड की दी हुई है। ये कहता है आवश्यकताओं का सोपान नहीं होता, सब लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की परिस्थितियां, उस जीवन के अनुभव और उसकी संस्कृति या सांस्कृतिक वातावरण, या मैं ये कह दूं कि वातावरण, ये निर्धारित करते हैं आवश्यकताओं को। ठीक है, अब हम एक ज्ञानवान व्यक्ति को लेते हैं जो अत्यंत पढ़ा लिखा है। वो पढ़ता पढ़ता और एक दिन क्या करता है, अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान जाता है। बताओ वो कहां जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएगा, आत्मसिद्धि की ओर जाएगा। वो आनंद के लिए काम करना शुरू कर देगा बाद में। ठीक है, उसका वातावरण सिखा रहा है। अब आप क्या करते हैं, एक व्यक्ति को ऐसे वातावरण में पैदा करते हैं जहां वो पढ़ता लिखता नहीं है, उसको एक ही सिखाया जाता है, खाना पीना और लड़ाई करना। या वो एक डाकू के परिवार में पैदा हुआ है, तो उसको कौन सी आवश्यकताएं प्रेरित करेगी? वो इन आवश्यकताओं तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कोई हायरार्की नहीं होती, सब लोग जिस वातावरण में पलते हैं उनकी आवश्यकताएं उसी प्रकार की होती है। आप अमेरिका के लोगों से कहो कि यार आपको ये जो शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, ये मोटिवेट करती है क्या? ये हमारे बाप ने खूब कमा रखा है, ये आवश्यकता हमें प्रेरित है? नहीं करती। तो बताओ अमेरिका के लोगों को क्या प्रेरित करती है? कौन सी आवश्यकता सबसे ज्यादा प्रेरित करती है अमेरिका के लोगों को? आप बताओ।
ना वहां ना लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, बाप बेटे का नहीं है और बेटा बाप का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है। वहां ना सामाजिक आवश्यकताएं बहुत भारी है, वो उनको मोटिवेट करती है। सामाजिक आवश्यकताओं का तात्पर्य है कि वहाँ अपनत्व, प्रेम और स्नेह चाहिए उन लोगों के, क्योंकि उन लोगों के जीवन में एलिनेशन आ चुका है, अलगाववाद आ चुका है, वो अकेले हो चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, समाज से जुड़ना चाहते हैं। तो वहाँ समुदायवाद आया समाज से जुड़ने के लिए, मैंकी टायर वाला और ये चार्ल्स टेलर वाला, ठीक है, इन वाला। भारत के लोगों को जरूरत है क्या? सारे दिन गांव वाले रहते ही कहाँ है, सामाजिक आवश्यकता में रहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। तो उनको है ना ये पति पत्नी का प्रेम, दादा पोते का प्रेम और गांव का ग्वाड़ का प्रेम, ये होके का प्रेम प्रभावित है नहीं करता। चौकी पे बैठना कि यार मैं एक दिन चौकी पे बैठूंगा और मैं चौधर बनूंगा, तो सारे दिन करते हैं वो। तो उसको सामाजिक आवश्यकताएं प्रेरित नहीं करती उनको। उनको कौन सी प्रेरित करती है? भूख है, तो कौन सी आवश्यकताएं प्रेरित करती है? उनको पैसा, नौकरी, स्टेटस सिंबल, ये चीजें प्रभावित करती है। तो ये कहता है ये हायरार्की नहीं होती, बल्कि आवश्यकताएं हैं वो सब लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। किसी के जीवन में ये नहीं कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। लोग भांति भांति के होते हैं और भांति भांति की आवश्यकताओं से वो प्रेरित है होते हैं। अब मैक्लियन कहता है 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। पहली है उपलब्धि आवश्यकताएं, या जिनको हम कौन सी बोलते हैं, अचीवमेंट की आवश्यकताएं। उपलब्धि या अचीवमेंट। उपलब्धि की आवश्यकता है, यानी ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या लेते हैं, भांति भांति के चैलेंज लेते हैं, बड़े बड़े गोल्स डिसाइड करते हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं कि ताकि लोग मुझे जाने। ये उनको वातावरण प्रभावित करता है। तो कई लोगों में चैलेंज लेना, अपने गोल्स निर्धारित करना, बड़े गोल्स निर्धारित करना, ये होता है। दूसरे वो होते हैं जिनको क्या चाहिए, पावर चाहिए। ये हमेशा ही इनको क्या पसंद होती है, प्रतियोगिता पसंद होती है। ये हर जगह, हर बहस में, हर कुश्ती में, हर खेल में क्या करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इनमें जीत के भाव होते हैं। तो इनको है ना जहां जहां जीत मिलती है, जहां जहां इनको शक्ति मिलती है ना, प्रतिष्ठा वगैरह मिलती है, वहां ये जरूर कूदते हैं, वो वही काम करते हैं जिंदगी भर। अभी आप किस वातावरण में पले हो इसके ऊपर है। कई है वो ना कमजोर होते हैं, वो हमेशा चैलेंज लेना चाहते हैं, बड़े बड़े गोल्स देखे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ ये नहीं लेते, कुछ तो प्रतियोगिता करते हैं, बहस करते हैं, झगड़े करते हैं, पावर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये उनको पावर चाहिए। कई लोगों को पावर चाहिए, कई लोगों को क्या चाहिए, उपलब्धि चाहिए, और कई लोगों को एफिलिएशन चाहिए। एफिलिएशन को क्या बोलते हैं, संबंधता चाहिए। संबंधता का तात्पर्य है कि फिर ये लोग ना प्रतियोगिता नहीं करेंगे, दूसरे से बहस नहीं करेंगे, बल्कि उससे हाथ मिला लेंगे। तो ये दूसरों से क्या करते हैं ये लोग, ये सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं। ये कभी हाई रिस्क नहीं लेते। ये सोचते हैं हाई रिस्क लेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये मध्यम दर्जे का सोचते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं। ये एक दूसरे से स्नेह और प्रेम करते हैं। इनमें प्रतियोगिता का, जीत का, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने का कोई भाव नहीं होता। बल्कि ये तो क्या कहे, दूसरों के साथ क्या करना चाहते हैं, जुड़कर रहना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अब इनमें से अमेरिका वाले क्या चाहते हैं बताओ। ये चाहते हैं, एफिलिएशन चाहते हैं, क्योंकि वहां एकांत बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब हम कहाँ हैं बताओ। हम यहाँ या तो पावर चाहते हैं, और या फिर हम क्या चाहते हैं, भांति भांति की उपलब्धियां चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वातावरणों में, अलग अलग जीवन परिस्थितियों में रहते हैं ना, तो सबकी आवश्यकताएं क्या होती है, अलग प्रकार की होती है। अब हो सकता है कि नॉर्वे के लोग है ना, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा चाहते हो सकता है स्वीडन के लोग हैं या डेनमार्क के लोग, उनमें आपस में इतनी बॉन्डिंग होगी कि ये इसको नहीं चाहेंगे। फिर उनको क्या चाह सकते हैं, वो हो सकता है उपलब्धि, चैलेंज और बड़े बड़े गोल्स चाहते होंगे। ये वो नहीं चाहते होंगे, प्रतियोगिता और बहस, ये उनकी पूर्ति हो सकती है, ये वो चाहते नहीं है। फिर वो क्या चाहेंगे, हो सकता है ये चाहते हो। तो सब जगह की अलग अलग माहौल के हिसाब से होता है कि किस बच्चे को जीवन परिस्थितियां कैसी मिली है, वो वैसा ही चाहेगा। तो इनमें कोई ऊपर और नीचे नहीं है, बल्कि तीनों क्या होती है, बराबर होता है। कुछ ये चाहते हैं, कुछ ये चाहते हैं, और कुछ ये चाहते हैं। अब तो ज्यादा कुछ माथा फोड़ी नहीं करनी है, इतना याद रखना है कि मैकलेलैंड ने
आवश्यकता, नीड थ्योरी दी है। और नीड्स को कितनी प्रकार का बताया? 3 प्रकार का। आपने एक तो 3 प्रकार की वो नीड्स कर ली थी, किसकी की थी? वो थी ना ईआरजी, तो वही 3 थी ईआरजी। लेकिन उस ईआरजी में इसमें फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? आपने जो अल्डेर फर्क की ईआरजी की थी, इसका कोई नाम दे लेना आप, ईआरजी, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, रिलेटेडनेस और ग्रोथ की। और ये इसको आप एक नाम याद रखो, APA, ऐसा नाम दे लो, जैसा भी आपको याद करना है, एफिलिएशन की, पावर की और अचीवमेंट की। अब ईआरजी और एपी में आपको अंतर क्या नजर आ रहा है? वो हायरार्कियल है, ठीक है। वो ये कहता है कि जो ई वाली है ना वो कम है, जो नीचे लेवल की होती है, और उसके बाद आर वाली थोड़ी बड़ी होती है, और उसके बाद ग्रोथ वाली सबसे ऊपर होती है। इसमें सारी क्या है? समान है। तो ये एक हमने और थ्योरी कर ली, मैकक्लेलैंड का आवश्यकता सिद्धांत या 3 आवश्यकता का सिद्धांत। अब हमने आवश्यकता से रिलेटेड सारे काम कर लिए। अब हम कुछ नई थ्योरीज करेंगे, उसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी करेंगे जो सीधी तो नहीं पूछी जाएगी अब, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता नहीं, ज्यादा से मिलान करने में आ सकता है, और वो है मैकग्रेगर की थ्योरी, एक्स और वाई थ्योरी। ये यूएस का मनोवैज्ञानिक था और ये व्यवहारवादी है। ये आप मनोविज्ञान में इसको पढ़ते होंगे, एक्स और वाई थ्योरी। मैकग्रेगर जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी विचारक है अमेरिका का, उसने दी है एक्स और वाई थ्योरी। ये दोनों एक दूसरे की उल्टी थ्योरी है। पहले उसने एक्स थ्योरी दी थी, फिर उसके उल्टी वाई थ्योरी दी थी। ये व्यक्ति के मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर करती है कि व्यक्ति का मनोविज्ञान कैसा है। एक्स थ्योरी है, ये व्यक्ति के मनोविज्ञान को क्या कैसा वर्णन करती है? नकारात्मक। वाई है, इसका कैसा वर्णन करती है? सकारात्मक वर्णन करती है। एक्स थ्योरी कहती है कि आदमी ना आलसी और कामचोर होता है। वाई थ्योरी कहती है ऐसा नहीं होता, बल्कि आदमी क्या होता है? काम करने वाला होता है, ठीक है। ये कहता है आदमी बुरा होता है, कामचोर होता है। ये कहता है आदमी कामचोर नहीं होता, आदमी अच्छा होता है, बढ़ बढ़ के काम करने वाला होता है, उसमें सब प्रेरणा होती है। ये एक्स थ्योरी ये कहती है कि आदमी को मोटिवेट करने के लिए क्लासिकल तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आदमी को मोटिवेट करने की क्लासिकल टेक्निक्स, पुरातन तकनीकें कौन सी है। गाजर और छड़ी का सिद्धांत, डंडे का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, भय का सिद्धांत, डराने का सिद्धांत। ये कहती है नहीं नहीं, इसके लिए किसकी जरूरत है? आधुनिक सिद्धांतों की जरूरत है। ये कहता है कि ये स्केलीय पद्धति से प्रभावित होता है। इसको मोटिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्केल। स्केलीय पद्धति का तात्पर्य है कि आपको ये वाली व्यवस्था रखनी पड़ेगी। आदमी जिसको मोटिवेट करना वो नीचे है, एक व्यक्ति स्केल में ऊपरी ऊपर बैठा उसको डंडा मारेगा। तो ये कौन सी पद्धति है? स्केलीय पद्धति। ये स्केल की उम्र, उसके ऊपर भारी सुपरविजन करना पड़ेगा तभी वो आदमी मानेगा, वरना काम नहीं करेगा। कठोर सुपरविजन चाहिए उसको, उसके ऊपर बैठे रहो आप। दूसरा कहता है कि ऐसी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही काम करेगा, उसको स्केलीय पद्धति से काम करने की जरूरत नहीं है। ये पद्धति ये कहती है, इसकी एक और मजेदार विशेषता ये है, ये कहती है कि जो व्यक्ति होता है ना, तो इसमें आप ध्यान रखो कि क्या रखें आप? कार्य केंद्रित रखें। व्यक्ति को काम के चारों ओर डबोए रखें, उसको तेरे को काम करना है, काम के बदले में तेरे को पैसे मिलेंगे, वरना तेरे को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो इसमें एक्स पद्धति में महत्वपूर्ण क्या होता है? कार्य महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति को इसमें मशीन माना जाता है, जिसे डरा धमका के पैसे के बदले काम करवाया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये कार्य केंद्रित भी है और ये
जन केंद्रित या फिर क्या केंद्रित मान लो, मानव केंद्रित भी है। इसमें कार्य तो करवाया जाएगा, लेकिन कार्य करवाने से पहले मानव की इच्छाओं का भी क्या रखा जाएगा, ध्यान, कि वो आज कार्य करने लायक है या नहीं है। इसमें तो आपको कोई मतलब नहीं है, आप सारे मानव एक है, आप मशीन के तुल्य हैं, आपको या तो पैसा दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा, आप तो काम करो। इसमें कहा जाएगा कि काम तो करो, लेकिन हर एक मानव की क्षमताएं क्या होती है, अलग। सारे मानव एक जैसा उत्पादन, एक जितना उत्पादन है नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं वो कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ पैसे से प्रभावित होते हैं, कुछ पैसे से प्रभावित है नहीं होते, कुछ को स्नेह चाहिए, कुछ को दंड चाहिए। तो एक तरीके की सारी टेक्निक्स नहीं हो सकती। तो ये मानव केंद्रित भी है, ये जिस व्यक्ति को मोटिवेट करना है उसकी इच्छाओं पे भी केंद्रित करती है। इसमें उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, इसमें तो मशीन है जिसे काम करवाना है डरा धमका के। तो ये है मैक्रेकर की एक्स और वाई थ्योरी। अब हम देखते हैं कि एक्स थ्योरी आदमी के बारे में क्या सोचती है और वाई थ्योरी क्या सोचती है। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। स्केलीय सिद्धांत से कौन काम करता है, सहभागी कौन सा होता है, ये सारी चर्चा कर लेंगे। एक्स थ्योरी क्या कह रही है? एक्स थ्योरी कह रही है कि व्यक्ति होता है कामचोर, आदमी होता है आलसी, और आदमी काय से बचना चाहता है, उत्तरदायित्व से बचना चाहता है। ये कहता है कि आदमी पशु तुल्य होता है, उसको भौतिक इच्छाएं ही प्रेरित कर सकती है। एक पशु के आप प्रेम से हाथ फेरो, वो दूध नहीं देगा। वो दूध तभी देगा जब आप उसके सामने क्या डालोगे, चारा डालोगे। तो प्रेम और स्नेह पशुओं को पहचान नहीं होती। तो आदमी पशु तुल्य होता है, वो प्रेम और स्नेह से काम नहीं करता, बल्कि वो तो डराने धमकाने से, डंडे से या फिर खिलाने पिलाने से काम करता है। आपको मोटिवेट करने की एक ही टेक्निक लगानी होगी, कौन सी, गाजर व छड़ी टेक्निक लगानी होगी। आपको जो नियंत्रण करना होगा, जो प्रबंध करना होगा, उस प्रबंध में क्या रखना होगा, नियंत्रण द्वारा प्रबंध। कि मैनेजमेंट को अगर प्रबंध ढंग से करना है तो अपने कर्मचारियों के ऊपर भारी मात्रा में क्या रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप उनकी 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ेगी, आपको नियंत्रण द्वारा प्रबंध किया जाएगा इसमें। ठीक है। इसमें जो संचार होता है वो टॉप टू कहां होता है, डाउन। आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, ऊपर से आदेश आएगा, आपको उस आदेश का आंख मूंद कर क्या करना है, पालन करना है। आपके ऊपर एक सुपरवाइजर खड़ा रहेगा, वो हमेशा आपके डंडा मारेगा, बस यही है। यहां जो संचार होगा, बातें होगी, आपसी विचार विमर्श होगा, वो ऊपर से आदेश आएंगे आपके, आपकी सहमति पूछी नहीं जाएगी। एक और विशेषताएं होगी इसकी, कि इसमें जो पर्यवेक्षण होता है ना, पर्यवेक्षण ये अत्यंत कड़ा होता है। तो ये है एक्स थ्योरी। अब आप इसमें देखेंगे कि ये बिल्कुल ही कैसी है, नकारात्मक टाइप है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि वाई थ्योरी की विशेषता नहीं है या एक्स थ्योरी की विशेषता नहीं है। अब आपको सब पता है कि आदमी कामचोर, आलसी है, उत्तरदायित्व से बचना चाहता है। फिर ये एक और बात कहते हैं कि आदमी कहां से बचना चाहता है, इनोवेटिव नहीं होते आदमी, पहल नहीं करना चाहते, बल्कि आदमी पीछे चलना चाहते हैं। कोई भी आदमी नेतृत्व तो स्वीकार नहीं करता, अनुयायी होना फट से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि नेतृत्व के अपने दुख होते हैं, बहुत ताकत लगती है नेतृत्व करने में। तो आदमी पहल से बचता है, वो कोशिश ये करता है रूटीन के काम करता रहे। कोई भी जब नया काम करने की बारी आएगी ना, तो वो ना यही कहेगा नहीं नहीं ऐसे काम तो संभव है नहीं है। आपको कह दिया कि देखो पिछली बार रिजल्ट स्कूल का 60% रहा था, इस बार हमें इसको कितने परसेंट रखना है, 70% रखना है। तो कोई बात ही नहीं करेगा 70% की, कोई पहल नहीं करना चाहता। तो वो क्या कहेंगे, यार 60 रख लेंगे वही बहुत है, 50 तक की ठीक है, 70 है नहीं करेंगे, आगे बढ़ के कोई काम नहीं करेंगे। वो उनसे पूछ यार काम करेंगे तो वो कहाँ खींचेंगे, पैसे खींचेंगे, यार 60% रख लिया बहुत है, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए,
दंड नहीं मिलना चाहिए। 60% बहुत है ना, इतने ही पढ़ते हैं ये गाँव वाले छोरे हैं, इनका क्या पढ़ना है यार, ये बस ऐसे भटकते रहेंगे, कितना ही पढ़ा लो, इनको फर्क तो पड़ना नहीं है, कौन से इनको कलेक्टर बनना है, ऐसे करके, और वो आपकी बातों को काट देंगे। इनमें किसका अभाव होता है? पहलकारी क्षमता का इनमें अभाव होता है। ये कौन सी थ्योरी कह रही है? आम आदमी है वो बैक मारता है, पहले नहीं करता, नई चीजें, इनोवेटिव आइडिया नहीं लेके आता कभी भी। तो ये सारा है एक्स थ्योरी कह रही। इसमें थोड़ा सा जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो इतना ही आ रहा है कि नियंत्रण के द्वारा प्रबंध। ये याद रखना है कि प्रबंध को कौन से मुद्दे के ऊपर ध्यान देना होगा? नियंत्रण के मुद्दे के ऊपर। उसको डराना होगा, धमकाना होगा, उस पर भारी कंट्रोल रखना होगा। तो ये कंट्रोल के द्वारा प्रबंध किया जाएगा। संचार ऊपर से आदेश आएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति वो पशुतुल्य है, वो तो कामचोर है, उसके तो ऊपर से आएगा एक डंडा, वो मारा जाएगा। अगर काम नहीं किया तेरे को पिटाई होगी, तेरी तनख्वाह काट लेंगे, तेरे को डिमोशन कर देंगे, तेरे को नौकरी से हटा देंगे, तभी वो काम करेगा। तो इस प्रकार कौन सी थ्योरी है? वाई थ्योरी। फिर मैग्रेगर ने देखा कि यार वाद में वैसा ही होता है क्या? तब उसने कुछ प्रयोग करके देखे, कुछ व्यक्तियों से चर्चा की, तो उसने देखा आदमी ऐसा नहीं होता, आदमी का एक रूप है और है। तब उसने कौन सी थ्योरी दी? वाई थ्योरी। और वाई जो उसने थ्योरी दी, उसमें एक उसका गुरु था, नाम था स्केलन। स्केलन ने कुछ प्रयोग करके देखे थे। एक टेक्नोलॉजी का संस्थान है मैसाचुसेट्स, अमेरिका में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वो संस्थान है जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है मैसाचुसेट्स में। तो स्केलन ने वहां ना एक प्रयोग करके देखा था। तो उसने ये प्रयोग किया कि उत्पादन तब ज्यादा हुआ, अभिप्रेरणा तब ज्यादा थी, जब प्रबंधन में और श्रमिक, इन दोनों में आपस में क्या था? सहयोग था। जब श्रमिकों को अच्छा लगता था कि प्रबंधक उनकी बात सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी पहलकारी की वो बड़ बड़ के बताते अपने ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वहां से कौन प्रेरित हुआ? मैग्रेगर। ये एक्स नहीं है, स्केलन के गुरु के साथ मैंने ये देखा कि उन्होंने ये थ्योरी दी थी, तब यहां से उसने कौन सी थ्योरी निकाली? वाई थ्योरी निकाली। तो अब एक क्वेश्चन आ गया कि मैग्रेगर की जो वाई थ्योरी है वो किससे प्रेरित है? स्केलन से प्रभावित है। जब उसने सहभागी प्रबंधन की चर्चा करके गया था कि प्रबंधन को श्रमिकों के साथ क्या करनी चाहिए? सहभागिता, इनको आपस में मिलके काम करना चाहिए। ये नहीं है कि मैनेजर बोलेगा और नीचे के एम्प्लॉई काम करेंगे, बल्कि काम क्या करना चाहिए? दोनों को मिलकर करना चाहिए। तो ये एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि मैग्रेगर किससे प्रभावित था? मैसाचुसेट्स की उस रिसर्च से प्रभावित था जो उसके गुरु स्केलन ने की थी। अब वाई थ्योरी बिल्कुल इसकी उल्टी है। ये कह रहा है कि आदमी कामचोर, आलसी और उत्तरदायित्व से बचना चाहता है। ये कहता है कि आदमी में काम करने की कैसी इच्छा होती है? स्वाभाविक इच्छा होती है। वो बढ़ बढ़ कर काम करना चाहता है। आप खुद देखो, आपको ये कह दिया जाए कि आपको कोई काम है नहीं करना है, आपकी हालत क्या हो जाएगी? खस्ता हो जाएगी। आपको आनंद कब आएगा? जब आपको काम करने के क्या मिलेंगे? मौके मिलेंगे। तो वास्तव में आदमी आलसी और कामचोर नहीं होता, बल्कि हर एक आदमी की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो क्या करे? परिश्रम करे, काम करे। तो काम उतना ही जरूरी है जितना जरूरी भोजन होता है। तो हर एक आदमी काम करना चाहता है जैसे वो भोजन करना चाहता है। अब आ गया कि क्या वो पशुतुल्य होता है? क्या नहीं होता। वो पशुतुल्य नहीं होता, बल्कि उसमें खुद में क्या होती है? सृजनात्मकता होती है, उसमें खुद में कलात्मकता होती है, उसमें खुद में नई नई चीजें होती है, वो सृजनशील होता है। पशु है, उसमें खुद की भावनाएं नहीं होती, तो डंडे से चलता है, गाजर से चलता है, घरे चारे से चलता है। आदमी में खुद में सृजनात्मकता होती है, उसमें खुद में क्रिएटिव माइंड होता है, खुद की भावनाएं होती है, उनके अकॉर्डिंग काम करता है। वो पशु की तरह नहीं होता कि वो गाजर और छड़ी से काम करता है। गाजर और छड़ी से काम करता है, ये कहता है कि वो काम करता है अपनी कौन सी प्रेरणा से? आंतरिक प्रेरणा से। उसमें 100 प्रेरणा पाई जाती है। यहां प्रेरणा कहां से आ रही है बताओ? एक्स के अंदर प्रेरणा कहां से आ रही है? उसके एक जूत है, बाहर लटका हुआ, डंडा लटका हुआ है, उससे उसको प्रेरणा आ रही है। और यहां प्रेरणा कहां से आ रही है? स्वयं से आ रही है। ठीक है, आप बताओ, हम में से भी कई एक्स थ्योरी वाले हैं और कई वाई थ्योरी वाले। एक्स थ्योरी वाले वो हैं जिनका कह दिया कि बेटा घरे ना बड़ी जे नौकरी ना लागियो तो
दूसरे वो हैं जो खुद ने डिसाइड किया कि हम घर तक नहीं आएंगे जब तक क्या नहीं बन नहीं जाएंगे। तो दो तरीके से मोटिवेट होते हैं, एक तो आपको जूत पड़ेंगे, बापू जी जूत मारेंगे, घर पे वालों को मुंह क्या दिखाएंगे। दूसरा आप आए हैं कि मुंह का चक्कर नहीं है, मुझे तो बनना ही है ये। तो आप खुद प्रेरित हो रहे हैं, बापू जी का कोई डर है नहीं है। ठीक है, बापू जी तो ही गए बेटा कर्जो करके ना आई, है ना। राजी खुशिया जी ये ना लोग तेरे पीसा पकड़ ला रहा आज, तो ठेका ठाकड़ा ला रहा ना पीसा पकड़ रहे। नियंत्रण द्वारा प्रबंधन है, ये कहता है नियंत्रण से नहीं, ये एक कहता है, ये कहता है प्रबंध किसके द्वारा, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध। ये ना प्रबंध का एक बहुत ही मजेदार तरीका है जो पीटर ड्रकर ने बताया था। अब एक क्वेश्चन यहां और तैयार हो गया, पीटर ड्रकर। अब आपको ये पीटर ड्रकर ये क्या है, बिल्कुल नए नाम है तो एकदम से याद नहीं होंगे ये। वाई थ्योरी कौन सी योजना से प्रभावित है आप बताओ, स्केलन प्लान से। पीटर ड्रकर ने कहा कि जो वाई थ्योरी है मैकग्रेगर की, ये बिल्कुल वैसी है जैसा मेरा कौन सा सिद्धांत है, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध। अगर आप नेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध, और आगे लिखा पीटर ड्रकर, उसका वर्णन व्यापक अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध क्या है, एक तो था नियंत्रण के द्वारा प्रबंध कि मैनेजमेंट जो किया जाएगा उसमें कार्मिकों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखा जाएगा, उनको टारगेट दिए जाएंगे ये काम आपको करना ही है, करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है। पीटर ड्रकर कहता है कि आप उद्देश्य निर्धारित कर दीजिए कि हमारा जो संस्थान है उसके उद्देश्य क्या है, और उन उद्देश्यों को, उन गोल्स को, उन लक्ष्यों को आप अच्छी तरह से बता दो अपने कार्मिकों को। उसके बाद कार्मिक अपने आप ही उन लक्ष्यों की तरफ दौड़ेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस शर्त एक ही है कि आप उनके दिमाग में क्या बिठा दो कि संस्थान का लक्ष्य क्या है। ठीक है, आप क्या करो, साल के शुरू में एक मीटिंग लो एक विद्यालय के अंदर या एक कॉलेज में, कि देखो इस बार हमारा जो उद्देश्य है कॉलेज इस संस्थान का वो ये है कि रिजल्ट रहना चाहिए 100%, सब बच्चों को जीके का ज्ञान होना चाहिए अच्छी तरह से, सब बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, सब नैतिक रूप से ना ठीक हो जाए, और अपने को इसको ना इसे मुक्त करना है, का इसे नशा मुक्त करना है पूरे इस परिसर को, महाविद्यालय परिसर को। अब आपने शुरुआत में क्या बता दी उद्देश्य, अब उनको बोलो हाँ भाई आपको कोई चेंज करना है, आपकी कोई दिक्कत है, नीचे वालों से पूछो, बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ क्या करना है, कर लेंगे या कर लेंगे। तो आप वो भी बता देते हैं कि कुछ उद्देश्य कम कर लो, कुछ उद्देश्य और जोड़ लो, तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप सब ने मिल बैठ के पहले की शुरुआत में क्या डिसाइड किए हैं, उद्देश्य डिसाइड किए, और एक बार जब उद्देश्य डिसाइड हो जाते हैं, और उन उद्देश्यों का डिसीजन हुआ कैसे था आप बताओ, ऊपर से हुआ था या सबने मिलकर किया था, सबने मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण किया था। जो उद्देश्य जब निर्धारित हो, गोल्स जब डिसाइड हो गए, तो गोल्स एक व्यक्ति के गोल्स नहीं है, वो सबके गोल्स हैं। तो अब दौड़ेंगे कैसे, वो सारे दौड़ेंगे, उनको कहने की जरूरत है नहीं होगी, अब उन पे नियंत्रण की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने आप ही दौड़ दौड़ के और उन गोल्स को प्राप्त कर लेंगे। अब आप देखें, आपने आज तक मैनेजमेंट का जो भी तरीका देखा है, या आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, तो प्राइवेट सेक्टर में ना पहले क्या दिए जाते हैं, आपको टारगेट दिए जाते हैं, आपको वो टारगेट अचीव करने पड़ते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो रोज सुबह से फोन, हाँ भैया आज का तेरा टारगेट ये है कि आज तो 2 पॉलिसी जरूर बेच के आएगा, या 2 व्यक्तियों को ऋण जरूर दे के आएगा, या तो और है आज तो 4 एसी जरूर ठीक करके आएगा। आप क्या करो, उसके पहले डिसाइड करो इतने पैसे कमाने हैं, इतने एसी ठीक करने, तुम बता कितने कर सकता है, वो इतना कर लेगा, तो फिर वो अपने आप ही उस हिसाब से काम करता रहेगा। आपको रोज उसको गोल्स बताने की, नियंत्रण करने की, डराने की, धमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूरी है कि अच्छी तरह से गोल डिसाइड किए जाएं, और गोल डिसाइड करते वक्त ध्यान क्या रखना पड़ेगा, गोल मैनेजर डिसाइड करेगा या सारे मिलकर डिसाइड करेंगे। दिक्कत तब आती है कि जब गोल ऊपर के बैठा हुआ व्यक्ति डिसाइड कर देता है ये गोल है, तुम सबको प्राप्त करना पड़ेगा। अब मैं कहूँ तुम सबको कल ना 20 पाठ करके आने पड़ेंगे एंड्रू हेवुड के, मैंने गोल डिसाइड कर दिया, अब आपको संकट आ गया, आपको पता है आप कर नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि ऊपर से क्या पड़ेगा, डंडा। तो कल आपका परफॉर्मेंस वो 0 रहने वाला है। इसी समय तो कितने कर सकते हैं आप बताओ, तो आप कर सकते हैं 1 2 5 कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। मेरे को 5 कर लोगे, कहाँ कर लेंगे। अब हमने मिलकर डिसाइड किया, अब आपको जोर है नहीं आएगा, आप सुबह अगर 5 की मैंने वादा करके आए
तो ये होता है, ये कौन सा प्रबंध कहलाता है? उद्देश्यों के द्वारा पर। उनको उद्देश्य बता दो कि हमारे उद्देश्य, गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है। यहां संचार टॉप टू कहां सकता है, डाउन। यहां पे तो कैसा संचार होगा, यहां पैरेलल चलेगा, यहां दो तरफा होगा, ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर वाले नीचे वालों को बातें कहेंगे, नीचे वालों की बातें ऊपर वालों को सुननी पड़ेगी। तो यहां संचार दो तरफा होता है। ठीक है। पर्यवेक्षण अत्यंत कड़ा होता है। यहां पर्यवेक्षण कैसा होता है, सहभागी प्रकार का होता है। यहां नेतृत्व कैसा हो सकता है, एक्स थ्योरी में कोई लीडर होगा तो वो कैसा होगा बताओ? वो अधीनस्थों को दबाने वाला, डराने वाला, धमकाने वाला निरंकुश नेता होता है यहां। और यहां नेता कैसा होता है, सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकार का नेता होता है, जो पार्टिसिपेट और डेमोक्रेटिक नेता होता है। तो ये एक एक्स थ्योरी थी और ये दूसरी वाई थ्योरी थी। तो अब आप देख सकते हो अच्छी अच्छी बातें वो वाई थ्योरी में है, जहां सौ मोटिवेशन, सौ निर्धारण, सौ नियंत्रण, सौ अभिप्रेरणा पाई जाती है। और जहां अभिप्रेरणा बाहर से आती है, डराया धमकाया जाता है, वो किस में है, एक्स थ्योरी में। तो ये मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। हमने देखा कि पीटर ड्रकर ये कहता है कि वाई थ्योरी में मैनेजमेंट है वो किस प्रकार का है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। ठीक है, ये एक थ्योरी और हो गई। अब अगली थ्योरी की चर्चा करते हैं, तीसरी थ्योरी। अब हम करेंगे जेड थ्योरी। किसकी, विलियम आउची की और अल्फ्रेड जैगर, यही है। अब आमतौर पे नाम किसका आता है, आउची का। आउची नाम से ही पता चल रहा है कि कहां का होगा, ये कोई जापानी है। मैंने मैनेजमेंट किया, उद्योगों कुछ टेक्निक्स आई है। एक टेक्निक चलती है USA में, एक टेक्निक चलती है जर्मनी में, और एक टेक्निक चलती है जापान में। ये तीनों है ना अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तीनों ही देशों के जो उद्योग है। वो USA में जो उद्योग है ना, वो क्या करते हैं, उसमें ऊपरी ऊपर कौन होता है, पूंजीपति होता है, और नीचे नीचे कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं। ये पूंजीपति इन श्रमिकों से अधिकतम काम करवा के अधिकतम उत्पादन करवाना चाहता है, इनको कम से कम देना चाहता है। तो USA का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां का औद्योगिक प्रबंध है, उसमें महत्वपूर्ण कौन होता है, पूंजीपति महत्वपूर्ण होता है। दूसरी है जर्मनी। जर्मनी में अलग प्रकार का प्रबंधन पाया जाता है, इसको सामाजिक प्रबंधन बोलते हैं। इसमें एक तरफ होता है उद्योगपति और उसके बराबर बैठा होता है कौन, श्रमिक। जब भी गोल्स डिसाइड किए जाएंगे, जब भी फायदा होगा, किसके मध्य भी बांटा जाएगा, वो श्रमिकों के मध्य भी बांटा जाएगा। तो वहां श्रमिक और उद्योगपति मिलके काम करते हैं। और ये टेक्निक आई वहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इस टेक्निक की वजह से USA हावी रहा। इस टेक्निक की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आगे कौन आ गया, जर्मनी। इसमें श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्य बहुत किए जाते हैं। ये स्वीडन, डेनमार्क और कहां चलती है, नॉर्वे में चलती है। इसमें उद्योगपति क्या करते हैं, अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए और बहुत सारे काम भी करते हैं। तीसरी पद्धति कहां चलती है, जापान में चलती है। जापान में एक तरफ उद्योगपति होते हैं, उनके बराबर ही कौन बैठे होते हैं, श्रमिक बैठे होते हैं, और उनके बराबर ही जापान की कौन बैठी होती है, जनता भी बैठी होती है। ये सब मिलके काम करते हैं। यहां ये जो श्रमिक है ना, इनमें भाव क्या होता है, ये सोचते हैं कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। यहां ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं किसके लिए, उद्योगपति और खुद के लिए।
और यहाँ ये सोचते हैं कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, पूंजीपति के लिए। तो यहाँ श्रमिक पूंजीपति के लिए काम कर रहा है, यहाँ श्रमिक उद्योगपति और खुद के लिए काम कर रहा है, और यहाँ एक श्रमिक देश के लिए और अपने देश के कल्याण के लिए और पूरी जनता के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहा है। इनको कहने की जरूरत ही नहीं होती। ये है जेड थ्योरी। इससे सर्वोच्च कुछ भी नहीं है। अंत में क्या आता है, जेड आता है। जेड के आगे क्या आता है, कुछ नहीं आता है ना। तो ये जेड थ्योरी है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अब इस थ्योरी की विशेषता क्या है, जेड थ्योरी औरों से मजेदार थ्योरी कैसे है? इसमें न कोई गोल डिसाइड करना, न कुछ करना, कुछ नहीं करना। जापान में ना आप छुट्टी कर दो कि कल ना सभी कर्मकों की क्या होगी, छुट्टी होगी। पीछे जापान में नया राजा बना था, पीछे वाला राजा मर गया था, तो एक नया राजा बना। तो जापानियों ने क्या किया, कोई 2-1 साल पहले ही घटना है, 10 दिन की छुट्टी कर दी थी। जापानियों ने प्रधानमंत्री के इनके पुतले फूंकने शुरू कर दिए कि हमें तो क्या करना है, काम करना है। तो वो है ना, काम को स्वाभाविक मानते हैं, और वो सारे स्वाभाविक मानते हैं। वो ये नहीं सोचते हम किसके लिए काम करें, वो तो कहते हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी थ्योरी के तहत होता है, जेड थ्योरी के तहत। वो सामूहिक रूप से अभिप्रेरित है, पूरा देश अभिप्रेरित है। तो एक दिन में एक इंडिया से कोई वहां वो गया हुआ था, एक कोई प्रोफेसर गया हुआ था वहां, और वो फिजिक्स पढ़ाया करता था। तो उसका रिकॉर्ड आया इंडिया के अंदर कि इसने कितना काम किया है। तो उसके रिकॉर्ड में ये देखा गया कि उस बंदे ने जब तक रिटायरमेंट हुआ था एक भी छुट्टी नहीं ली थी, और यहां तक कि उसके रिटायरमेंट से कोई 3-1 साल पहले उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। उस दिन भी वो वहां प्रोफेसर था, वो यूनिवर्सिटी के अंदर गया था। तो जापानी ऐसे होते हैं, ये काम को क्या मानते हैं, स्वाभाविक मानते हैं, किसी भी प्रकार के बगैर दबाव के इनके अंदर से इच्छा होते हैं। वर्क एल्कोहलिक होते हैं जापानी बहुत ही भारी मात्रा में। तो जापान की अमेरिका छोटा सा देश है, और चाइना के बाद आजकल कौन से नंबर की इकोनॉमी है, ये 3 नंबर की। इनके पीछे इनकी कौन सी थ्योरी है, ये जेड थ्योरी है। अब ये जेड थ्योरी होती कैसी है, हम इसकी चर्चा करते हैं। आउची कहता है कि जेड थ्योरी में 3 चीजें पाई जाती है। जेड थ्योरी में एक तो पाई जाती है मर्मज्ञता। मर्मज्ञता का तात्पर्य होता है कि इनका मर्म ही ऐसा है कि हमें देश के लिए और जनता के लिए क्या करना है, कल्याण के लिए काम करना है। तो इनके मर्म में न काम समाया हुआ है। दूसरा एक और है, क्या कह रहा है, सॉरी, विश्वास, ट्रस्ट। और तीसरा है आत्मीयता। ये सारी चीजें क्या है कि इनमें ना आपस में विश्वास बहुत भारी होता है। जबकि अमेरिका में श्रमिक पूंजीपति पे क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तो यहां विश्वास होता है सबको कि जो भी काम हम कर रहे हैं और जो भी हमारा मालिक कर रहा है, हम सब अच्छे के लिए काम करें, हमारा मालिक बहुत ही अच्छा है। आपस में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है इनकी। अगर 5 कर्मचारी, आज आप जाओ विद्यालय के अंदर, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार तो मैं एक स्कूल में अंतिम समय में काम छोड़ के आया, तो मैं था ना तब तो वहां माहौल ठीक था, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि सब झगड़ों को मिटाने की कोशिश, या सब झगड़ों से दूर रहने की कोशिश। मेरे आते ही वहां कोई 12 आदमी थे और उनके 24 गुट थे। गुटों के अंदर भी क्या थे, सब गुट थे। तो हम क्या करते हैं, हम आपस में क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते, एक दूसरे की आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं करते रहते हैं कार्यस्थल के ऊपर। तो हम काम की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें एक दूसरे पे विश्वास है नहीं है। तो ये क्या कि एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। अब जाएंगे ना तो फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, कोई किसी को देखने भी नहीं जाएगा, ये और विश्वास है। आपको क्या किया कि आपको पता है प्रिंसिपल नहीं आ रहा, नए कैमरे लगे हुए, ठीक है, तो आप कहेंगे तू पढ़ मैं सोऊं, इस टेक्निक पे काम कर देंगे आप, है ना। अब यहां देखने की जरूरत नहीं है, यहां कोई सुपरवाइजर है नहीं होता। जापान नहीं जहां काम करते हैं उनका सुपरवाइजर नहीं होता, क्योंकि पता है कि कोई भी आदमी आएगा ना, वो पूरे दिन अपने आप ही क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि आपस में क्या होता है, उनका विश्वास होता है। तीसरी होती है क्या चीज, उनमें आत्मीयता बहुत है, उनके नाम आपस के बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, उनमें आपस के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आत्मीयता होती है, आपस में विश्वास होते हैं, उनका मर्म, उनके मतलब जागरूकता इतनी अच्छी होती है, उनके मर्म इतना अच्छा होता है, कार्य के प्रति वो काम चोरी करते ही नहीं है।
तो ये आउची कहता है कि जापानी प्रबंधन या जेड थ्योरी में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है: आपसी विश्वास, आपस में प्रेमपूर्ण संबंध और आपस में क्या करना, मर्मज्ञता। या मर्मज्ञता का तात्पर्य ये है कि हम न सोचते क्या है, हमारे बुद्धि कितनी के व्यापक है, हमारे मर्म के अंदर है क्या। तो यहाँ मर्म में ना भलाई घुसी हुई है, काम घुसा हुआ है, कार्य के प्रति प्रेम घुसा हुआ है। यहाँ ना नकारात्मक भाव नहीं है, बल्कि मर्म में क्या घुसा हुआ है, सकारात्मक भाव घुसे हुए। तो अब ये है कैसी, क्या ये मैक्रेकर की वाई थ्योरी की तरह है क्या? मैक्रेकर की वाई थ्योरी कहती है कि प्रेरणा कैसी होती है, स्व प्रेरणा। नेतृत्व कैसा होता है, स्व नेतृत्व होता है। अब ये कहता है कि स्व प्रेरणा और स्व नेतृत्व से आगे भी एक चीज होती है, वो होती है कौन सी प्रेरणा, सामूहिक प्रेरणा। और कैसा नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व। अब स्व प्रेरणा, मोदी जी क्या करते हैं, एक दिन सफाई अभियान करते हैं, तो वो मद्रास के एक तट से कुछ कागज उठाते हैं, फिर देखा देखा आसपास के लोग भी क्या उठाते हैं, कागज भी उठाते हैं। मोदी जी ने स्व प्रेरणा से काम किया। जापानी जब काम करेंगे ना तो कैमरे की उनको कोई जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री भी काम करेगा तो उसको भी कैमरे की जरूरत नहीं होगी। और बाकी लोग भी करेंगे ना बगैर काम। ये नहीं कि प्रधानमंत्री काम करे इसलिए अपने को काम करना चाहिए। उन सब में कैसी प्रेरणाएं पाई जाती है, सामूहिक प्रेरणाएं। और कैसे, वो प्रतीकात्मक काम नहीं करते, माहौल बनाने वाले काम है नहीं करते वो सारे। तो उनमें सामूहिक प्रेरणा और सामूहिक नेतृत्व पाया जाता है। वो सारे नेता होते हैं और सबके अंदर एक जैसी सामूहिक प्रेरणा होती है, एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं। तो इसका मतलब स्व से और कौन सी महत्वपूर्ण होती है, स्व प्रेरणा। तो ठीक है, अब हम देखें कि स्व प्रेरणा और सामूहिक प्रेरणा में क्या फर्क होता है। स्व प्रेरणा, आप तैयारी करने आए, अब आप कमरे में अकेले हैं, तो आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप में कौन सी प्रेरणा है, स्व प्रेरणा है। या क्लास में भी आए तो क्लास में भी आपको कोई नहीं मिलेगा, आप ये देख रहे हैं कि सारे वही लोग पढ़ रहे हैं जो कौन से हैं, स्व प्रेरित है। दूसरी होती है सामूहिक प्रेरणा, आप सारे मिलते हैं कि अपने को तैयारी करनी है, तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। आपसे विश्वास करते हैं, एक दूसरे से चीजों को साझा करते हैं, एक दूसरे आत्मीयता बहुत अच्छी है। तो आप जैसे हारने लगते हैं तो दूसरे कहते हैं यार हार मत है, अभी 2 महीने बाद तो एग्जाम है, अपने को और ज्यादा तैयारी करनी है। तो ये कौन सी प्रेरणा है। जब कोई पीछे हटने लगता है तो बाकी लोग उसको क्या करने लगते हैं, सारे मिलकर उसको प्रेरित करने लगते हैं। तो ये सामूहिक प्रेरणा है, ये सामूहिक नेतृत्व होता है। तो ये है जेड थ्योरी किसकी, आउची की। इसमें स्व प्रेरणा की बजाय, स्व नेतृत्व की बजाय सामूहिक और प्रेरणा और सामूहिक नेतृत्व पाया जाता है। इसमें आपस में विश्वास पाया जाता है और आत्मीयता पाई जाती है। इसमें आंख मूंद के विश्वास से किया जाता है कि आदमी अच्छा होता है अपने आप ही, और लोग करते भी है, देखने की जरूरत भी नहीं होती। ये किसकी थ्योरी आ गई, आउची का जेड थ्योरी आ गई, ये जेगर की जेड थ्योरी आ गई। अब हम एक और थ्योरी करेंगे, प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा को हम और क्या कह दें, उम्मीद सिद्धांत कह दें, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कह दें, कि हम दूसरे से क्या आशा कर रहे हैं वो कह दें। आप आशा कह दो, उम्मीद कह दो, या प्रत्याशा कह दो, आशा सिद्धांत। और ये दिया है विक्टर एच वरूम ने। चलो आप वरूम याद कर लेते हैं, विक्टर एच वरूम ने दिया है। ये प्रत्याशा आशा है क्या, इसकी चर्चा करते हैं। ये शुरुआत होती है, एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्या करूंगा, अच्छा कार्य करूंगा। जब मैं अच्छा कार्य करूंगा ना, या मेहनत करूंगा, तो क्या होगा, मेरी वर्क परफॉर्मेंस क्या आएगी, अच्छी आएगी। स्वाभाविक है, आप ये सोच रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे आपकी वर्क परफॉर्मेंस क्या आएगी, अच्छी आएगी। जब वर्क परफॉर्मेंस अच्छी आएगी ना,
तब आपको उस वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और वो पुरस्कार आपको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो ये आपकी प्रत्याशाएं हैं। तो आपको जो प्रेरित करती है वो कौन करती है? आपको जो आशाएं होती है वो प्रेरित करती है। आपको क्या आशा है? आपने क्या किया? अच्छा कार्य किया, तो आप आशा कर रहे थे कि अच्छा कार्य करूं, मैं मेहनत करूं तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? अच्छा आना चाहिए। पहली प्रत्याशा। चलो ठीक है, आप ये कह रहे हैं मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए? अच्छा आना चाहिए। एक दिन क्या हुआ? पेपर आउट हो गया और आप मेहनत करने के बावजूद भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि पेपर था वो लोग 90-95% तक पेपर को कर गए। आप मेहनत करके भी कहाँ तक पहुंचे थे? 90 तक। इसका मतलब आपने मेहनत तो की लेकिन आप परफॉर्मेंस 95% नहीं दिखा पाए। या क्या किया आपने? दौड़ तो अच्छी शुरू की, आपने खूब मेहनत की, लेकिन वर्क परफॉर्मेंस उसके बावजूद भी अच्छी नहीं आई, मतलब पेपर भी आउट नहीं हुआ। आपने खूब मेहनत की लेकिन रिजल्ट, आपका रिजल्ट आया ना, आपने कहा यार मैंने इतनी मेहनत की और मेरी बड़ी मुश्किल से कितने परसेंट बने? 36%। जबकि मैं तो उम्मीद तो कर रहा था मैं कितने परसेंट को क्रॉस कर जाऊंगा? 40 को। अगर आप इस 40% को क्रॉस नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपकी आशाएं क्या नहीं हुई है? पूरी नहीं हुई। तब आगे से आप काम करने के लिए, तैयारी करने के लिए मोटिवेट नहीं होगे। तो आपको मोटिवेट कौन करती है? जब आपकी इच्छाएं और आपकी आशाएं दोनों मिलती है ना तो काम होती है। आपकी इच्छा और आपकी आशाओं की जो पूर्ति होती है ना तो आप मोटिवेट होते हो। अगर नहीं हो रही नहीं हो रही है। अब एक और चर्चा करते हैं। आपने बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम किया, पूरी शक्ति लगा दी, वर्क परफॉर्मेंस भी बहुत जोरदार आया, आपने खूब अच्छे काम किया, सारा काम पूरा कर दिया शाम तक, लेकिन आपको क्या नहीं मिला? इनाम नहीं। आप इनाम की आशा कर रहे थे, आपको इनाम नहीं मिला। तब आपकी क्या पूरी नहीं हुई? आपकी प्रत्याशा पूरी नहीं हुई, आपकी आशा पूरी नहीं हुई, आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तब आप निराश हो जाएंगे, आप अभिप्रेरित नहीं होंगे। अभिप्रेरित कब होंगे? शक्तिपूर्वक पूरे मनोयोग पूर्वक काम करेंगे, उस काम से आप अच्छी क्या करेंगे? परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी, उस परफॉर्मेंस का आपको क्या मिलना चाहिए? इनाम। अब क्या हुआ? आपने अच्छा काम किया, परफॉर्मेंस भी अच्छी आई, इनाम भी मिला, लेकिन इनाम में आप उम्मीद कर रहे थे कि इनाम में आपको उच्च पद मिलेगा, और उन्होंने क्या किया? आपको कोई कंपनी के 20 शेयर दे दिए इनाम में। अब उस इनाम ने आपको क्या नहीं किया? संतुष्ट नहीं किया। तो इनाम से आप चाह रहे थे कि मुझे जो इनाम मिले ना उससे मैं क्या हो जाऊं? संतुष्ट हो जाऊं। तो आपकी इनाम से संतुष्ट होने की आशा भी पूरी नहीं हुई। तो ये एक सीरीज चलती है। अच्छे काम का अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस का अच्छा इनाम मिलना चाहिए, और वो इनाम आपको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तभी आप मोटिवेट होंगे, वरना मोटिवेट नहीं होंगे। तो अब ये विक्टर ब्रूम ये कहता है कि ये जो मोटिवेशन है ये ना 3 प्रकार से काम करता है। पहला जो प्रकार है उसको वो क्या कह रहा है कि आप क्या करेंगे? परफॉर्मेंस नहीं, आप एफर्ट्स करेंगे, सॉरी, एफर्ट्स करेंगे तो इससे क्या आना चाहिए? वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। इसकी चर्चा करते हैं, एफर्ट्स और वर्क परफॉर्मेंस। आपने क्या किया? पहली बार ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की, स्कूल लेक्चर या तैयारी किया, नेट जेआरपी तैयारी की, आपने एफर्ट्स डाले खूब सारे। वर्क परफॉर्मेंस जो रिजल्ट निकल के आया ना, परफॉर्मेंस आपकी जो निकल के आई ना, वो उस तैयारी के अकॉर्डिंग निकल कर नहीं आई, तब आप मोटिवेट नहीं होंगे। दूसरा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी थी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलना चाहिए? रिवार्ड मिलना चाहिए। आपने एफर्ट्स डाले, अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने एफर्ट्स डाले और आपने जो गोल दिए गए थे वो सब क्या कर दिए थे? वो जो चाह रहे थे वो प्राप्त कर लिया। परफॉर्मेंस अच्छी आई तो आपको क्या मिला? इनाम मिला, तब आप अभिप्रेरित होंगे। तीसरा एक और है कि अगर आपको रिवार्ड मिल गया, इनाम मिल गया, तो वो आपको जो गोल था आपका, यानी जो आपका लक्ष्य था,
आपका जो उद्देश्य था उसको संतुष्ट कर रहा है क्या वो? ये भी जरूरी है कि इनाम तो मिल गया लेकिन आप क्या नहीं हुए, उस इनाम से संतुष्ट नहीं हुए। तो ये 3 स्थितियां होती है। आप एफर्ट्स करो तभी करोगे जब आपको उम्मीद हो कि रिजल्ट क्या आना चाहिए अच्छा, तभी आप करोगे, वरना नहीं करोगे। अब आपने अच्छा परफॉर्मेंस आ गया तो अब आप क्या करते हैं, उम्मीद है इनाम की उम्मीद करते हैं। इनाम भी फिर ऐसा होना चाहिए जो आपको क्या कर सके, संतुष्ट कर सके। तो ये है वो रूम का। तो क्वेश्चन क्या आता है, आमतौर पे 60% उम्मीद है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या प्रत्याशा सिद्धांत या उम्मीद सिद्धांत किसका है, विक्टर एच रूम का है। फिर उसके बाद ये 3 चीजें आती है कि उसमें क्या क्या आता है। तो पहले आता है एफर्ट्स, वर्क, परफॉर्मेंस, इनका रिलेशन होना चाहिए आपस में। एफर्ट्स डाले हैं तो परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी आनी चाहिए। आप कह रहे हैं जैसे मैं ना जब फर्स्ट सेकेंडरी में पढ़ा करता था तो हमारे साथ 2 पहलवान रहा करते थे। वो पहलवान ये फेंका करते थे, वो ये होती है ना, अपने अड़ा के फेंकते हैं ना, तस्तरी फेंक, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क, हैमर नहीं है, डिस्क थ्रो या डिस्कस थ्रो, जो भी होता है, डिस्क थ्रो जो भी है, वो तस्तरी फेंकते थे वो। तो वो क्या करते थे, वो पूरे दिन खाने पीने पे क्या देते, पूरा ध्यान देते थे। तो पीछे वो मुझे मिले एक दिन, तो मैं, तुम क्या कर रहे हो, कि अब सब है ना, हम दोनों हैं तो मिलेनियर, क्योंकि हम बड़ा काम करते हैं, हम ये माइनिंग वाइनिंग करते हैं, मगर तुम तो इतने अच्छे थे तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। कि हमने खूब खाया पिया, खूब मेहनत की, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या नहीं आई, परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। हमने इतना खा के, इतनी मेहनत करके भी ना, और 20 फीट से ज्यादा गोला नहीं फेंका, जबकि लोग 50 फीट तक फेंकते। तो हमने क्या किया, गोला फेंकना बंद कर दिया। इसका मतलब उनको मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि उनकी क्या नहीं आई थी, परफॉर्मेंस नहीं आई थी। फिर कई बार क्या होता है, एक और खिलाड़ी था, वो सर बता रहा हूँ, वो मेरा सीनियर था। तो वो है ना बास्केटबॉल खेला करता था। तो बास्केटबॉल खेला करता था, तो उससे पहले मजेदार स्टोरी सुना, तो फिर यहाँ आऊंगा। तो वो ना तभी खेला करता था जब टूर्नामेंट आते थे, जुनू का था। तो मैंने कहा, वो 1 साल सीनियर, तुम भाई साहब बोलते थे मुझको, वो भाई साहब आप पूरे साल बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलते। तो क्या, पूरे साल इसलिए खेलता कि मेरा बाप एक सेठ की हवेली में, जुजनू की में, जो बंद पड़ी है, हवेलियां बहुत है जुजनू के अंदर, वहां चौकीदार है, उसको 2,000 रुपए मिलते हैं। और जूते आते हैं वो 300-400 रुपए के आते हैं। अगर मैं इसके ट्रैक के ऊपर है जो सीमेंट का बना, इसके ऊपर खेलूंगा ना, तो मेरे जूते 15-20 दिन नहीं चलेंगे। तो मेरा बाप मेरे जूते दिखा दे, थक जाएगा, मैं भोजन कब करूंगा फिर। तो फिर है ना, उसने क्या किया, खेलना भी छोड़ दिया। तो मैंने कहा, उसने खेलना तूने क्यों छोड़ दिया, तेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो यार बहुत अच्छा सुंदर खेलता था। वो बोलता था, इसके बदले मुझे कभी भी क्या नहीं मिला, न तो नौकरी मिली, न ही पैसा मिला, तो मैं भूखा मरता, ये काम नहीं किया। ठीक है। तीसरा है कि कईयों को रिवार्ड मिल गया, लेकिन रिवार्ड से क्या नहीं हुए, वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर मैं ना एक बार इसमें गया आपके, मैं पहले साइकिलिंग किया करता था, तो वेलोड्रम में गया मैं महीने भर पहले। मेरे को सुपरिचित आए थे, तो हम एसएमएस स्टेडियम घूमने गए, या कौन कौन से खेल होते हैं वो बच्चों को दिखा लेते हैं, खेल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं लास्ट में उनको वेलोड्रम ले गया। वेलोड्रम अर्जुन की मूर्ति के इस साइड वेलोड्रम बना हुआ है ना, साइकिलिंग चलती है, उसको वेलोड्रम बोलते हैं। वैसे अजीब सा ऊपर सा बना होता है, ऐसे जैसे मौत का कुआं होता है, वैसे आधा कुआं वैसे होता है। तो मैं वहां गया, तो मैंने वहां एक इसमें काम किया करता था, टेलीफोन एक्सचेंज में। मैंने उसके बारे में पूछा कि आजकल वो कहाँ है, कि वो है ना आजकल यहाँ नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, कि उसको है ना नौकरी मिली थी साइकिलिंग के बेस के ऊपर, उसको क्या मिला था, रिवार्ड। लेकिन उसको टेलीफोन विभाग में नौकरी मिली, जबकि वो एक बड़ी नौकरी की उम्मीद कर रहा था, कहाँ, रेलवे के अंदर। वो उसको मिली नहीं, इसलिए उसने खेलना ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब उसका क्या नहीं हुआ, इनाम तो मिला, लेकिन उससे वो क्या नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें मिलती है ना, कुल मिला के आपकी आशाएं क्या होनी चाहिए, पूरी जिन चीजों की आप आशा कर रहे हैं, यहाँ आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप यहाँ किसकी उम्मीद कर रहे हैं, आपकी अलग अलग प्रकार की आशाएं हैं। अब इनाम किसी भी प्रकार का हो सकता है, एफर्ट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार की हो सकती है, रिवार्ड किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और संतुष्टि किसी भी चीज से मिल सकती है, थपथपाने से मिल सकती है। तो ये आवश्यकताएं नहीं है, बल्कि ये क्या है, आदमी की आशाएं हैं जो पूरी होनी चाहिए। ऐसा पूरी नहीं होती है तो आदमी काम नहीं करता। आवश्यकता अलग चीज होती है और आशा अलग चीज होती है। तो ये किसका है, विक्टर एच और रूम का है।
तो इसके अंदर एक वो थ्योरी है, वो देख लेना भाई, ऐसे आती तो नहीं है वो, कोई लैम्डा क्या है, v बराबर v इंटू क्या है, ई प्रत्याशा है। हाँ ई नहीं है वो, उसको लैम्डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, लैम्डा क्या बोलते हैं, लैम्डा का साइन कैसा होता है मैं तो भूल गया। ये साइन किसका होता है, ये तो सिग्मा का साइन है ना। हाँ ऐसा, और ठीक ठीक, ये है, ये लैम्डा है क्या, ठीक है। हाँ ये फिर एक सूत्र है, इस सूत्र में वो ये कह रहा है, रूम का सूत्र है ये, कि एक तरफ अभिप्रेरणा का बल है, अब अभिप्रेरणा उतनी होगी जितना का किस किस का गुणा करो आप, शक्ति जो आपने ताकत लगाई है काम को करने में, और जो आपकी क्या थी प्रत्याशा। देखिए अकेली प्रत्याशा क्या करेगी, आपने अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए क्या नहीं डाले, एफर्ट्स डाले थे क्या, तो वो भी तो महत्वपूर्ण होते हैं। तो एफर्ट्स भी महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ साथ में उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए प्रत्याशा। इन दोनों का जो गुणा है, ये सिग्मा कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करो, वो किसके बराबर होगा, अभिप्रेरणा के बराबर होगा। तो मोटिवेशन किसके बराबर होता है, मोटिवेशन आपके जो एफर्ट्स हैं और आपकी जो आशाएं हैं, आपकी काम करने की शक्ति, और आपकी उस शक्ति से क्या है कि मैं प्राप्त क्या करूंगा, ये प्रत्याशा यानी आशा, ये दोनों का गुणा होता है ना, मैं माफी चाहूंगा, तब क्या बनती है आपकी अभिप्रेरणा बनती है। तो ये था विक्टोरिया वरूम का, इसी ज्यादा डीप मत जाना। वरूम में ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि ये इसकी थ्योरी का नाम क्या है, तो इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या फिर उम्मीद सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत बोलते हैं। नंबर 1, कितने प्रकार की ये प्रत्याशाएं हैं, तो ये 3 प्रकार की है। आप सबसे पहले शक्ति डालेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, प्रयास डालेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड मिलना चाहिए, और उस रिवार्ड के अकॉर्डिंग आपके जो गोल्स आपने डिसाइड करने, संतुष्टि के गोल्स, वो क्या हो जाने चाहिए, पूरे हो जाने चाहिए, तभी आप अभिप्रेरित होगी, वरना अभिप्रेरित है एक भी कड़ी टूटती है तो आप अभिप्रेरणा नहीं होंगी। इनके गुणा करो तब ये अभिप्रेरणा बनती है। अब हम मोटिवेशन के संदर्भ में एक चर्चा और कर सकते हैं, रेंसिस लिकर्ट की चर्चा। लेकिन रेंसिस लिकर्ट की चर्चा यहाँ कोई ज्यादा प्रासंगिक है नहीं है, बस चीजों को रिपीट करना होगा। मैं पहले रेंसिस लिकर्ट को लीडरशिप या मैनेजमेंट की 4 शैलियां बता सकूं कि मोटिवेट करने के 4 तरीके हो सकते हैं। तो आप अगर कहें तो एक बार कर लेते हैं, क्योंकि इनको आगे तो अपने को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ये लीडरशिप में करना पड़ेगा। रेंसिस लिकर्ट, इसने कौन से रिसर्च किए थे, मिशिगन रिसर्च, मैंने आपको शुरुआत में कराया था, मिशिगन रिसर्च इसकी रेंसिस लिकर्ट की। रेंसिस लिकर्ट कहता है कि 4 प्रकार की मैनेजमेंट शैलियां होती है, अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन देती है। एक प्रकार का मैनेजमेंट होता है वो शोषक, इसको क्या बोलते हैं, एथॉरिटिव को, शोषक, निरंकुश या सत्तावादी या कुछ भी कह दो। ये एक्सप्लोटिव एथॉरिटिव होता है, ये क्या करता है, डराता है अगले को, और डरा धमका के उसको विप्रेरित करता है, डंडे से विप्रेरित करता है। दूसरा होता है उदार सत्तावादी, बेनेवोलेंट अथॉरिटिव होता है, ये ना अगले से प्रेम करके उसका इमोशनल ब्लैकमेल करता है, होता है चलाता अपनी है, लेकिन उसको कैसा ब्लैकमेल करता है, इमोशनल ब्लैकमेल। तीसरा कैसा होता है, परामर्शकारी होता है, ये चलाता तो अपनी है, लेकिन उससे पहले नीचे वाले से क्या करता है, पूछता है, निर्णय खुद करेगा लेकिन बात सबसे करेगा, अंतिम निर्णय खुद करेगा। और तीसरा कौन है, वो है सहभागी समूह, पार्टिसिपेटरी ग्रुप थ्योरी। ये ना, ये जरूर आता है ये क्वेश्चन। शोषक, सत्तावादी, 4 प्रकार के लीडर होते हैं, इनके अलग अलग तरीके होते हैं। ये डरा के
ये भावनात्मक ब्लैकमेल करके, ये अगले से परामर्श करके कि ये कर रहे हैं, कर लें क्या, लेकिन मानता नहीं है बात। ये है सहभागी, ये है वास्तविक तरीका। तो वो पूर्ण सहभागिता देता है। इसमें जो व्यक्ति मोटिवेट होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि उसको मौका मिला था निर्णय करने के अंदर, भागीदारी करने का मौका मिला था। तो ये सहभागी समूह वाला है। अब एमबीओ के द्वारा अभिप्रेरित करना है, कौन करेगा बताओ? हाँ, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के द्वारा किसी को प्रेरित करना कि आप उद्देश्य बता दो, ये अपने टारगेट है, ये अपने उद्देश्य हैं, ये अपने संगठन के लक्ष्य हैं, ये गोल्स हैं और अपने को इनकी प्राप्ति करनी। अब आप सोचो कैसे करोगे? तो व्यक्ति अपने आप ही आइडियाज लाएंगे और अपने आप ही आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे और दिन रात एक कर देंगे। तो ये है किसका? पीटर ड्रकर का। बस इतना ही कर दें, वो क्रिस रगरिस वाली वो छोड़ दो, परिपक्वता अपरिपक्वता, पीटर ड्रकर। इसकी तो पीटर ड्रकर को पूरा करना ही पड़ेगा अपने को, पूरा टॉपिक है ये। तो ये हमने कौन सी थ्योरीज पूरी कर ली है? मोटिवेशन की थ्योरी। अब आपके मन में एक स्पष्ट तस्वीर है सबके बारे में। कोशिश है कि कल तक आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार पढ़ के। अब हमने जो थ्योरी की है वो पुरानी थ्योरी तो छोड़ देते हैं, वो तो क्लासिकल थी। मॉडर्न थ्योरी में हमने आवश्यकताओं से रिलेटेड कितनी थ्योरी की है? 4 की है। हमने मैस्लो को किया, आवश्यकताओं का सोपान क्रम। उसके बाद हमने हर्जबर्ग किया द्विघटक और हाइजीन फैक्टर याद रखने पड़ेंगे और मोटिवेशनल फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर हमने किया अल्डेरफर की ईआरजी थ्योरी और फिर मैकलीलैंड की 3 आवश्यकताएं। बताओ कौन सी आवश्यकताएं थी? एपीए, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन, यानी संबंधता की, स्नेह की आवश्यकताएं, प्रेम की आवश्यकताएं, ठीक है, सामाजिक संबंधों की आवश्यकताएं। उसके बाद हमने चारों कर ली। फिर हमने चर्चा की जेड, एक्स और वाई थ्योरी किसकी? अब ये बताओ, एक थ्योरी है एक्स, एक है वाई, और इन सबसे अच्छी कौन सी थ्योरी होती है? जेड थ्योरी। इसलिए इसका नाम जेड है। ये एक्स से अच्छी वाई और वाई से अच्छी जेड। वाई में और जेड में फर्क क्या है? एक उसमें टीम स्पिरिट की भावना है। ये देखिए, टीम स्पिरिट अलग होती है। आपको खुद है ना, कई बार आप टीम स्पिरिट देखनी हो तो आप कई बार देखना फुटबॉल के मैच, कई बार आपको बहुत ही गुस्सा आता है। एक व्यक्ति डोमिनेंट होने की कोशिश करता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेरित समझ रहा है, वो क्या करता है? खुद अकेला गोल करने की कोशिश करता है। तो ये कर क्या रहा है यार? वो गोल कर नहीं पाता। वो कई बार वो अकेला ही कोशिश करता, अकेला ही भिड़ जाता है, वो दूसरों को पास ही नहीं देता, जबकि पास में खड़ा उसके पास ज्यादा मौके हैं। अगर वो थोड़ा सा ऐसे कर दे तो दूसरा गोल कर देगा, लेकिन वो तो सीधा मारेगा सामने। उसमें कुछ ज्यादा ही प्रेरणा है कि मैं आगे बढ़ूं, ये है। इसकी बजाय आप टीम स्पिरिट होती है। टीम स्पिरिट में क्या करते हैं? छोटे छोटे पास देकर सारे खेलते हैं, टीम भावना से खेलते हैं, तो वहां जीतने के चांस क्या होते हैं? ज्यादा। उसमें बहुत आसानी से गोल होते हैं। कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं ही गोल करूंगा, कि मेरी टीम गोल करेगी। तो ये जब टीम गोल करेगी ना, तो सारे जब दल भावना से जुड़ जाते हैं तो काम और क्या होता है? और ज्यादा अच्छा होता है। तो एक होता है कि मैं टीम को जिताऊंगा और एक हम टीम को जिताएंगे। दोनों में अच्छी भावना कौन सी होती है? इसलिए वाई से आगे वाली थ्योरी कौन सी है? जेड है, इसलिए इसका नाम जेड थ्योरी है। और देखें आप, इसके बाद हमने प्रत्याशा सिद्धांत किया, या आशा या उम्मीद सिद्धांत किया। किसका? विक्टर एच वरूम का। अभी आपके याद हो चुके हैं। इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। आज इच्छा तो ये सोच के आया था कि आपको क्या करवाऊंगा, लीडरशिप भी शुरू करा दूं। चलो लीडरशिप कल करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।